हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बहुमत। फ्रेंड्स, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी एनआरए को ऑफिशियली कैबिनेट की तरफ से सीईटी कंडक्ट कराने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, रेलवे की परीक्षाएं भी क्या एनआरए करवाएगी? आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स का क्या होगा? बाकी बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि इनके बहुत सारे डाउट्स हैं कि सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, सीईटी कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, इसके लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो ये सारे डाउट्स आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो मैं आपको इसमें सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर किसी फ्रेंड्स का कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। 1 लाख करीबन 1,25,000 वैकेंसीज हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में अराइज करते हैं, जिसमें 2.5 से 3 करोड़ लोग इसको लेते हैं। ये बस 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। रेलवे में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंक्स के लिए आईबीपीएस है और बाकी सरकारी कामों के लिए एसएससी है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आंकड़े लिए जाएं तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोग बारी बारी से हर एग्ज़ाम को देते जाते हैं। मतलब पहले मैंने आरआरबी दे दिया, उसके बाद एसएससी भी दे दिया, उसके बाद आईबीपीएस भी दे दिया। मैं सारे पूरे साल में मैं एग्जामिनेशन ही देता रहता हूँ जब तक मेरे को काम मिल नहीं जाता है। तो अब एटलीस्ट एक लेवल इसमें कम हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, वो स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब 3 ही एजेंसीज को पहले लिया है हमने, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे ये स्टेबलाइज होता जाएगा तो सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज में इस स्कोर को एक्सेप्टेंस देने की, इसको एक्सपैंड करने की भी हम सोच रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि स्टैंडर्ड करिकुलम होगा, एक ही करिकुलम होगा, एक पाठ्यक्रम के अनुसार एग्ज़ाम दिया जा सकता है। हर जिले में
ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हर जिले में एग्जामिनेशन सेंटर्स एटलीस्ट एक, और जहां कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो मोर देन एक, सेवरल सेंटर्स खोले जाएंगे, सो दैट ये जो अर्बन बायस है, जो दूर दराज इलाके में जो सेंटर्स नहीं हैं, अब हर जिले में ये सेंटर खोले जाएंगे। तो दिस विल बी ए बिग बोन फॉर वुमेन, for the poor and the rural candidates. There will be a standard degree of difficulty. So nobody can say that that exam was easy, this exam was difficult. There will be standard degree of difficulty. And another important thing is ये multiple languages में होंगे. The initial attempt is to make it in at least 12 languages, 12 Indian languages, so that people from different parts of the country, they can take part in the examination and increase the representation in the central government jobs. Next, please. The common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा. Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा. वो टेस्ट सेंटर में सिक्योरिटी के साथ जाएगा विथ ऑल दी प्रोटोकॉल्स विच आर रिक्वायर्ड, द टेक्नोलॉजिकल फायरवॉल्स एक्सेट्रा उसमें होंगे, और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा। सर मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर एक बात बताएं कि इसमें उम्र को लेके आपने कहा कि एज बार वो किस तरीके से होगा? मान लीजिए रेलवे में उम्र की कोई सीमा है, बैंक में कुछ सीमा है, एसएससी की कुछ सीमा है, तो क्या इसमें कोई कॉमन उम्र की सीमा होगी या फिर ऐसा? नहीं, देखिए प्रीलिमिनरी टेस्ट में जिस प्रकार की सीमाएं पहले से निर्धारित है वही रहेंगी यहाँ पर भी, और बाई एंड लार्ज अलग सीमाएं नहीं है। मतलब कॉमन जो सर्विस रूल्स में जो एज लिमिट है वो उसी तरह से रहेगी। भले अब जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए थोड़ी सी एज लिमिट अलग है, कुछ दिव्यांगों के लिए अलग है, तो दैट रूल्स रिमेन्स एज इट इज, दैट हैज नॉट बीन टच्ड। दिस इज ओनली टू ब्रिंग इन ईज ऑफ सिलेक्शन बाई ओवरकमिंग वन स्टेज, फर्स्ट स्टेज, और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ा गया। 52। मेरा सवाल जितेंद्र सर से है। सर जिस तरह से एनटीए बना था आज से 2-3 साल पहले, तब जो है स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी से अप्राइज करने के लिए उन्हें मॉक टेस्ट भी देने की इजाज़त दी गई थी, और ताकि वो कंप्यूटर वगैरह से फेमिलियर हो जाए। जो नेशनल रिक्रूट ये एजेंसी बन रही है, क्या जो पेपर 2 साल में होने, मतलब साल में 2 बार होने वाले हैं, क्या जो कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो मॉक टेस्ट पहले दें, ताकि जो है वो अप्राइज हो सके टेक्नोलॉजी से किस तरह, क्योंकि दूर दराज से लोग आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आएंगे, कई लोग जानते भी नहीं है कि ऑनलाइन में कैसे दिया जाएगा, कैसा फॉर्मेट होगा, क्या ऐसे मौके दिए जाएंगे? बल्कि उनको ये फ़ायदा रहेगा। एक तो जैसे आपने कहा, आपकी बात से ही जुड़ती बात है कि यकीनन दी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अथॉरिटीज़ ये भी सुनिश्चित करेंगी वहाँ प्रशिक्षण भी किया जाए, अवेयरनेस भी होगी, वो शायद प्रेजेंटेशन में आया भी बीच में। और साथ ही साथ जो लोग दूर दराज, जैसे आपने कहा, हु हैड नो एक्सेस एट ऑल, वो ऐसे लोग हैं जो पहुंच ही नहीं पाते थे सेंटर तक, वो कम से कम अब इस स्थिति में होंगे, सेंटर पे पहुंचेंगे और वहां उनका प्रशिक्षण होगा। सो दिस इज अ ह्यूज ब्रेक थ्रू फॉर देम। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम लेगी 2.5 करोड़ या 300 बच्चों का, ये केवल प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा या टायर 2 बाद में जो रिटेन होता है उसके लिए क्या अलग अलग तीनों एजेंसी अपनी लेगी एग्जाम, या यही बाद में भी करेगी? नहीं, आपने जैसा कहा ये प्रीलिमिनरी होगा, क्योंकि बाद में स्वाभाविक है कि उसका स्वरूप बदल जाता है, द टेनर एंड टोन ऑफ द एग्जाम विल चेंज, क्योंकि पहला बाई एंड लार्ज करिकुलम भी एक ही जैसा होता है, वो बेसिकली एलिमेंट्री है। उसके बाद मान लीजिए किसी ने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो बैंकिंग सेक्टर की नुक्ता नज़र से ही उसके क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा, और सिलेक्शन भी उसी तरह की होगी, क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होगी एम्प्लॉयर के पास, उसके सामने होगा कैंडिडेट का प्रोफाइल, और कैंडिडेट उसी के लिए अप्लाई करेगा। तो आपका कहना ठीक है, प्रीलिमिनरी स्टेज एलिमिनेट हुई है, दूसरी करने में थोड़ी दिक्कत है। कोई रेलवे में कोई जाएगा, कोई एसएससी के नौकरियों के लिए जाएगा। 56।
सर उसी सवाल पे मतलब आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस जो बैंक ये एबॉलिश नहीं हो रहे हैं? नहीं, अबॉलिश करने की बात नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जो उनका पहला टेस्ट है। और ये अभी चूंकि नया प्रयोग है और नया इंटरवेंशन, नया रिफॉर्म है, तो टू बिगिन विद 3 इसमें शामिल है। आगे चल के और इसी अनुभव के आधार पर बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भी शामिल किया जा सकता है। नहीं, जैसे अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मैं फर्स्ट राउंड ये देता हूँ, मुझे जितने भी मार्क्स स्कोर में जितने आएंगे वो लेके मुझे फिर इन तीनों एजेंसी में से जो भी नौकरी जहाँ भी चाहिए वहाँ मैं जा सकता हूँ। अगर आप उस लेजिटमेट लिस्ट में आ जाते हैं तो अब आपको जो एडवर्टाइजमेंट अगली आएगी, मान लीजिए बैंकिंग की, तो आपने उसको अप्लाई किया, उसने आपको देखा, आपने उसको देखा, दोनों की अगर अनुकूलता मिल गई तो आपको नौकरी मिल गई या आपकी सिलेक्शन हो गई फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट विच विल ऑफ कोर्स बी मोर स्पेशलाइज्ड टेस्ट, क्योंकि आपके जॉब की नौयत और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन जो उसने पहले एक टेस्ट करना था उससे आप बच गए, वो भी बच गए कंडक्ट करने से, और आपको वो दुविधा नहीं रही कि आपको जगह जगह 20 सेंटरों पे जाना पड़े या 20 जगह। और उसमें क्या होता था तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे कि साहब चलिए इस बार वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए कैबिनेट की तरफ से ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया है। यानी एनआरए जो है आपका सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो वो सीईटी एग्ज़ाम किस किस एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट होगा, तो इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, आरआरबी यानी आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है वो सब सीईटी के अंडर ही होगा। यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो सब सीईटी के अंडर में ही होने वाला है, जो कि एनआरए कंडक्ट करवाएगी। तो फ्रेंड्स, एसएससी, आरआरबी या आईबीपीएस का जो एग्ज़ाम है अगर सीईटी कंडक्ट कराएगी तो बाकी इन बोर्ड्स का क्या होगा। यानी ये बोर्ड्स एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया जाएगा या इनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। इसका जो ये बोर्ड हैं वो एज इट इज़ ही काम करते रहेंगे। तो इसके लिए सीईटी, एक क्वेश्चन आता है कि सीईटी होता क्या है, आखिर ये सीईटी है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि सीईटी क्या चीज़ है। तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टायर 1 हो, आपका टायर 1 कराती है एसएससी, टायर 2 कराती है, टायर 3 कराती है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जो है आपका वो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होता है, सीबीटी 2 एग्ज़ाम होता है, साइको होता है या पीईटी होता है। आईबीपीएस के लिए प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तो इसके लिए अब सिंपली एक सीईटी का टेस्ट फाइनल होने वाला है, जो कि आपका टायर 1, सीबीटी 1 और प्रीलिम्स इन एसएससी का हो, चाहे आरआरबी का हो या आईबीपीएस का हो। इसके लिए जो सीबीटी 1 की जगह पे या टायर 1 की जगह या प्रीलिम्स की जगह पे अब आपका जो है वो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो यानी इन तीनों पोस्ट के लिए सिर्फ आपको सीईटी एग्ज़ाम ही देना होगा, जिससे आप इन तीनों जगहों के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। तो बाकी जितने भी फ्यूचर के एग्ज़ाम हैं, जैसे कि टायर 2 हो या टायर 3 हो या सीबीटी 2 हो, रेलवे का या साइको टेस्ट हो या पीईटी हो या आईबीपीएस के हम मेंस और इंटरव्यू की बात करें तो वो सब वो सब इनके बोर्ड ही कंडक्ट कराएंगे। बाकी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो सारे इनके बोर्ड ही कंडक्ट कराएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सीईटी के लिए क्या लिमिट रखी गई है। तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, यानी कोई एक कैंडिडेट कितनी बार भी सीईटी के एग्ज़ाम को दे सकता है जब तक कि वो इसमें एलिजिबल नहीं होता है। तो ये इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई है। लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इसमें जो कैंडिडेट है, यानी एक कैंडिडेट एक साल में यानी 1 ईयर में आप सिर्फ 2 बार सीईटी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। फ़िलहाल जो सर्कुलर लेटेस्ट में अपडेट किया गया है, तो ये लिमिट रखी गई है सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक कैंडिडेट के लिए। सीईटी एग्ज़ाम जो है वो आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 3 लेवल पे होगा, जैसे कि 10th फर्स्ट लेवल 10th होगा, सेकंड 12th होगा एंड थर्ड लेवल जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन होगा। यानी इन जो कैंडिडेट सीईटी पास कर लेता है 10th लेवल का, तो वो जितनी भी जॉब्स 10th लेवल के अंडर में आती हैं वो सारी उसके लिए कैंडिडेट एलिजिबल होगा। 12th सीईटी पास कर लेता है तो वो 12th वाली जितनी भी जॉब आती हैं वो सारे जॉब्स
इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट माना जाएगा। ग्रेजुएशन यानी लेवल 3 का जो CET है वो अगर पास कर लेता है तो इसके लिए ग्रेजुएशन के लिए जितनी भी जॉब अंडर आती हैं वो सारी इसके लिए कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा। अब बात करते हैं कि CET लागू कब से होने वाला है। तो CET जो लागू होगा वो 2021 में ही होगा। अभी इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो भी फाइनल नहीं हुआ है, तो कैंडिडेट्स घबराएं नहीं, इसको ज़्यादा सीरियस अभी फ़िलहाल नहीं लें। जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं या हो रहे हैं वो अभी फ़िलहाल एज इट इज़ बोर्ड ही करवाने वाला है आपके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पे यानी 3 लेवल पे ये एग्ज़ाम होंगे CET के थ्रू। यानी जो एक कैंडिडेट अगर एक एग्ज़ाम CET 10th लेवल का पास कर लेता है तो वो 10th लेवल की जितनी भी SSC में जगह हैं, चाहे वो IBPS में जगह हो चाहे रेलवे में जगह हो, वो कैंडिडेट इन तीनों के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा। तो कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी से उस फील्ड को चुन सकता है, चाहे वो SSC में जा सकता है, चाहे रेलवे सेलेक्ट कर सकता है, चाहे IBPS सेलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए एक जो अलग अलग SSC जैसे टायर 1 कराती थी, RRB टायर CBT 1 कराती थी, IBPS प्रीलिम्स कराती थी, तो इसके लिए अब आपको अलग अलग फॉर्म भरने या अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस CET पास करना है और सिर्फ CET 10th लेवल का अगर आपने पास कर लिया है तो आप SSC में भी जा सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं और IBPS में भी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो कैंडिडेट 12th का पास करेंगे वो सारे इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के लिए CET पास करेंगे वो कैंडिडेट इन तीनों के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट जैसे कि CET पास कर लेता है और वो RRB में जाना चाहता है तो RRB सिलेक्ट करने के बाद बाकी जो एग्ज़ाम है वो उसमें दे सकता है और बाकी जो एग्ज़ाम होंगे वो उसका बोर्ड यानी RRB ही कंडक्ट कराएगा। जो CBT 1 होगा या साइको होगा या आपका PT का एग्ज़ाम होगा वो सारा रेलवे बोर्ड ही कराएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो इसको अभी फ़िलहाल इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी रह गए हैं। CET अभी सिर्फ कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली है इसको, ना कि ये लागू हुआ है। तो मैं इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कैंडिडेट्स को ये बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स इसमें जब भी ये लागू होगा तो फ्रेंड्स आपकी जो अभी CET के लिए कोई भी इन्होंने सिलेबस नहीं रखा है। जैसे कि IBPS का सिलेबस अलग होता है प्रीलिम्स का, RRB की बात करें तो उसका CBT 1 का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अलग होता है, SSC का जो टायर 1 एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस अलग होता है। तो इसके लिए CET को यानी NRA को एक पर्टिकुलर सिलेबस सबके लिए जैसा कि ये कंडक्ट करवाने की बात कह रहे हैं कि उसके लिए एक ही एग्ज़ाम प्रीलिम्स कंडक्ट होगा, तो उसके लिए अभी इन्होंने सिलेबस अनाउंस नहीं किया है, तो ये अभी अनाउंस करना भी बाकी है। एंड सेकंड ऑप्शन है कि एज लिमिट वाला जो क्राइटेरिया है, यानी SSC की एज लिमिट का क्राइटेरिया अलग होता है, RRB की एज लिमिट का क्राइटेरिया अलग है, IBPS की एज लिमिट का क्राइटेरिया अलग है। तो इन तीनों का ही एज क्राइटेरिया अलग है, ये भी अभी डिसाइड इसमें नहीं किया गया है, तो इसको अभी ये भी डिसाइड करना बाकी रह गया है। तो फ्रेंड्स अभी ये फ़िलहाल लागू नहीं होगा, तो कैंडिडेट्स ज़्यादा टेंशन ना लें। जो कैंडिडेट ओल्ड रिक्वायरमेंट फॉर्म भर चुके हैं, यानी जो पहले भर चुके हैं SSC के हों या RRB के हों या IBPS के हों, तो फ़िलहाल उन कैंडिडेट्स के जो एग्ज़ाम है वो उनका बोर्ड ही कंडक्ट कराएगा। तो अभी फ़िलहाल CET या NRA कोई भी ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराने वाली है। CET का अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो इस तरीके से अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि अभी इसमें नहीं है। तो फ़िलहाल अभी जो CET के अंडर में है वो SSC, RRB और IBPS ही आए हैं, तो इसके लिए अभी और भी बोर्ड फ्यूचर में इसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो ये सारी अपडेट फ़िलहाल जो लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग है वो ये सब अपडेट मैंने आपको बता दी है। जो भी अपडेट इसके अकॉर्डिंग कोई भी अपडेट जब भी आएगी तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इतनी ही अपडेट दे रहा हूँ जो कि लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग है। तो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स टेंशन ना लें, CET का एग्ज़ाम
या एनआरए का जो एग्ज़ाम है कोई भी अभी नहीं होगा 2021 से पहले, इसको पॉसिबल नहीं है कि नहीं होगा, और इसका स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।